चलिए आज देखेंगे आप संविधान के भाग और नागरिकता। ध्यान देंगे, आपको पता है कि संविधान में कुल भागों की संख्या 22 है। उसी को हम एक एक करके देखेंगे। जैसे संविधान के भाग एक में क्या वर्णित है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, ठीक ना। संविधान के भाग एक में क्या वर्णित है? संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन है, ठीक ना। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है और भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख है। भाग 4 का में मूल कर्तव्य का वर्णन है। संविधान के भाग 5 में संघ का उल्लेख है। भाग 6 में राज्य का उल्लेख है। भाग 7 में केंद्र के अधीन सेवाएं हैं। भाग 8 में राज्य के अधीन सेवाएं हैं। संविधान के भाग 10 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख है, ठीक ना। उसके बाद संविधान के भाग 9 में देखिए 10 बता दिए। भाग 9 में क्या वर्णित है? भाग 9 में आपका पंचायतें हैं। भाग 9 क में नगर पालिकाएं हैं। भाग 9 ख में सहकारी समितियां हैं, ठीक ना। भाग 10 में आपका अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का वर्णन है, ठीक ना। भाग 11 में केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंधों का वर्णन है। भाग 11 में क्या है? केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाय और वाद, ठीक ना। तो आपका ये है। भाग 13 में आपका भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेख है, ठीक ना। यानी भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेख है भाग आपके 13 में। भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाओं का उल्लेख है। भाग 15 में निर्वाचन का वर्णन है, ठीक ना। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध का वर्णन है, ठीक ना। यानी कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध का उल्लेख है इसमें भाग 16 में। भाग 17 में राजभाषा है। भाग 18 में आपात उपबंध का उल्लेख है, ठीक ना। भाग 19 में प्रकीर्ण है। क्या है? भाग 19 में क्या है? प्रकीर्ण है। भाग 20 में संविधान संशोधन प्रक्रिया है, ठीक ना। और आपके भाग 21 में यानी अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का उल्लेख है, ठीक ना। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का वर्णन है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम है और हिंदी में प्राधिकृत पाठ का उल्लेख है। यही संविधान के कुल 22 भाग हैं, ठीक ना। तो हम एक एक करके देखेंगे, उसके बाद नागरिकता के विषय में आप लोगों को बताएंगे हम। तो आप देख लीजिए संविधान के भाग। तो भाग 1 में क्या है? नागरिकता। भाग 1 में क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है, ठीक ना। यानी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन भाग 1 में है, ठीक ना। भाग 2 में नागरिकता है। क्या है? नागरिकता। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान 21 भाग में है, तो भाग 3 में है। भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत है। नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक ना बाबू। भाग 4 क में क्या है? मूल कर्तव्य है।
मूल कर्तव्य। इसको संविधान में बाद में जोड़ा गया है, ठीक ना। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, स्वर्ण समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, और इसमें आपका अनुच्छेद 51 में संशोधन करके इसको जोड़ा गया है और उसके संविधान से लिया गया है। और मूल कर्तव्य किस भाग में है? भाग 4 का में है, ठीक ना। आगे हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। भाग 5, भाग 5 में क्या है? संघ। क्या है? संघ है। भाग 6 में राज्य, ठीक ना। भाग 7 में केंद्र के अधीन सेवाएं। क्या है? केंद्र के अधीन सेवाएं, अधीन सेवाएं, ध्यान देंगे आप, ठीक ना। भाग 8 में राज्य के अधीन सेवाएं, राज्य के अधीन सेवाएं, अधीन सेवाएं। भाग 9 में पंचायतें। भाग 9 में क्या है? पंचायतें, ठीक ना। भाग 9 का में नगर पालिकाएं। क्या है? नगर पालिकाएं, ठीक ना बाबू। भाग 9 ख में सहकारी समितियां हैं। क्या है? सहकारी समितियां, ठीक ना। भाग 10 में देखिए, यहां ध्यान देंगे। भाग 10 यानी भाग 10 में क्या है? अनुसूचित जाति। क्या है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख है, ठीक ना। अब देखिए भाग 11 में, वो केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध है। क्या है? केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध, ठीक ना। भाग 12 में केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध है ना। भाग 12 में क्या है? यानी भाग 10 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है। भाग 11 में केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध है। और भाग 12 में क्या है? यानी भाग 12 में वेद, ठीक ना बाबू, संपत्ति, संविदाएं और वाद का उल्लेख है, ठीक ना। भाग 13 में, ठीक ना, भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र, क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य का उल्लेख है। क्या है? व्यापार और वाणिज्य का उल्लेख, ठीक ना। अब देखेंगे भाग 14, यानी भाग 14 में क्या है? तो भाग 14 में कुछ वर्गों के लिए नहीं, केंद्र एवं राज्य के अधीन सेवाएं, ये दोनों एक साथ हो जाएगा। केंद्र एवं राज्य के अधीन सेवाएं, ठीक ना बाबू, अधीन सेवाएं। अब देखेंगे भाग 15 में निर्वाचन का उल्लेख। क्या है? निर्वाचन का उल्लेख, ठीक ना। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, ठीक ना बाबू। भाग 17 में राजभाषा है। तो एक बार पुनरावृत्ति कर लीजिए 16 तक, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं मिटा करके।
देखिए, भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है, भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है, भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है, भाग 4 में नीति निषेध सिद्धांत का उल्लेख है, भाग 4 का में मूल कर्तव्य का उल्लेख है, भाग 5 में संघ का उल्लेख है, भाग 6 में राज्य का उल्लेख है, भाग 7 में केंद्र के अधीन सेवाएं हैं, भाग 8 में राज्य के अधीन सेवाएं हैं, और भाग 9 में पंचायतें हैं, भाग 9 क में नगर पालिकाएं हैं, भाग 9 ख में सहकारी समितियां हैं। ठीक ना। भाग 10 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख है, भाग 11 में केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध का उल्लेख है, भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद का उल्लेख है, भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य का उल्लेख है, भाग 14 में आपका केंद्र एवं राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, भाग 15 में निर्वाचन है, भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। ठीक ना। अब मिटा दें इसको, आगे बढ़ें। अब भाग 17 बच रहा है। भाग 17 में क्या है? राजभाषा है। भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध है। तो यहां देखेंगे भाग 17 इसमें क्या है? राजभाषा। ठीक ना। भाग 18 में क्या है? भाग 18 आपात उपबंध है। क्या है बाबू? आपात उपबंध। ठीक ना। आगे पढ़ाएंगे, दोनों अध्याय आपको पढ़ाएंगे। अब देखेंगे भाग 19। भाग 19 में क्या है? प्रकीर्ण है। भाग 20 में संविधान संशोधन प्रक्रिया है। भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन प्रक्रिया, संशोधन प्रक्रिया है। ठीक ना। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। ठीक ना। अब देखेंगे भाग 22। भाग 22 में बाबू संक्षिप्त नाम है। क्या है? संक्षिप्त नाम और हिंदी में प्राधिकृत पाठ, और हिंदी में प्राधिकृत पाठ। तो ये आपके संविधान के भागों में जो उल्लेख है उसको बता दिया गया आपको। एक बार और देख लीजिए। भाग 17 में क्या है? राजभाषा है। भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध है। भाग 19 में क्या है? प्रकीर्ण है। भाग 20 में है संविधान संशोधन प्रक्रिया। भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन प्रक्रिया। ठीक ना। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का वर्णन है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम और हिंदी में प्राधिकृत पाठ है। ठीक ना। अब देखेंगे नागरिकता के विषय में आप जानकारी हासिल करेंगे। मिटा दें। देखिए बाबू, ये भाग तो जान गए, अब नागरिकता जानेंगे। ठीक ना। नागरिकता, देखिए संविधान के भाग, जैसे पहले अभी बताया गया आपको कि संविधान के भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। तो इसका उल्लेख किसमें है? भाग 2 में, और अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक में है। ठीक ना बाबू। अनुच्छेद 11 तक में है। और भारत की जो नागरिकता है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। यहाँ क्या है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका की तरह यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं है। अमेरिका में क्या है? दोहरी नागरिकता है। हमारे यहाँ कहाँ क्या है? एकल नागरिकता है। अब देखेंगे कि हम किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक मानेंगे। तो संसद के द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया था।
यानी भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया गया और उस अधिनियम में यानी निम्न व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना गया। जैसे इसके लिए यानी क्या एक अधिनियम बनाया गया, भारतीय नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम। कब बनाया गया था? 1955 ईस्वी में। और इस अधिनियम के द्वारा निम्न व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना गया। अब उसमें ये पॉइंट मिला, पहला जन्म के द्वारा, जन्म के द्वारा, दूसरा वंश परंपरा के द्वारा, दूसरा क्या? वंश परंपरा के द्वारा, ठीक ना बाबू। तीसरा देशीकरण के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, ठीक ना। चौथा भूभाग के विलयन के द्वारा, भूभाग के विलयन के द्वारा, और पांचवा पंजीकरण के द्वारा, ठीक ना। ये पांच में किसी भी एक आधार पर आपको भारतीय नागरिकता मानी जाती है, ठीक ना। जैसे जन्म के द्वारा का मतलब क्या होता है? जन्म के द्वारा का मतलब ये होता है कि वह व्यक्ति जिसका जन्म भारत में संविधान लागू होने के पश्चात अर्थात 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ है, तो उस व्यक्ति को जन्म से भारत का नागरिक माना जाएगा। समझ आ रहा है? एक बार और, यानी जन्म के द्वारा का मतलब क्या होता है? वह व्यक्ति जिसका जन्म भारत में 26 जनवरी 1950 यानी संविधान लागू होने के पश्चात अर्थात 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लिया है, तो उसको, उस व्यक्ति को जन्म से भारत का नागरिक माना जाएगा, ठीक ना। वंश परंपरा के द्वारा का मतलब होता है वह व्यक्ति जिसका जन्म भारत या अन्य किसी दूसरे देश में हुआ है, तो उसे भारत का नागरिक तभी माना जाएगा जब उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ हो, यानी संविधान लागू होने के पश्चात हुआ हो, तो उसको वंश परंपरा के द्वारा भारत का नागरिक माना जाएगा, ठीक ना। देशीकरण के द्वारा का मतलब ये होता है कि वह विदेशी व्यक्ति जो भारत की नागरिकता अपनाना चाहता है, तो इसके लिए यह आवश्यक है कि वह विदेशी व्यक्ति भारत में कम से कम लगातार 10 वर्षों तक रह चुका हो। पहले अवधि 7 वर्ष की थी, लेकिन उस अवधि को बढ़ा करके 10 वर्ष कर दिया गया है, ठीक ना। तो ऐसे विदेशी व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, ठीक ना। अब देखेंगे भूभाग के विलयन के द्वारा। भूभाग के विलयन का मतलब यह होता है कि वह भूभाग जो भारतीय भूभाग में शामिल नहीं, लेकिन उस पर निवास करने वाले जो लोग हैं वह भारत की नागरिकता अपनाना चाहते हैं, नागरिकता लेना चाहते हैं, तो इस स्थिति में क्या किया जाता है कि उस भूभाग का विलयन कर दिया जाता है। और जब भूभाग का विलयन हो जाता है तो उस पर निवास करने वाले जो लोग हैं उनको स्वतः भारतीय नागरिकता मिल जाती है, ठीक ना। पंजीकरण के द्वारा का मतलब होता है यह भी विदेशी व्यक्ति, वह विदेशी व्यक्ति जो भारत में लगातार 5 वर्षों तक रह चुका हो। पहले इसकी अवधि आपका 6 महीना था, लेकिन इसको बढ़ा करके 5 वर्ष कर दिया गया है। यदि वह 5 वर्ष तक लगातार है तो उसको पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी जाती है, ठीक ना। तो भारतीय नागरिकता के संबंध में ये इस अधिनियम के द्वारा यानी भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा ये माना गया। अब इसी अधिनियम के द्वारा यानी भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा ही भारतीय नागरिकता की समाप्ति कैसे मानी जाती है उस संबंध में भी कुछ मत मिलते हैं। जैसे यानी भारतीय नागरिकता की समाप्ति कैसे मानी जाएगी, तो उसमें आपका ये पॉइंट मिला है कि वह व्यक्ति जो स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता का त्याग करना चाहता है, ठीक ना, वह व्यक्ति जो स्वेच्छा से नागरिकता का परित्याग करना चाहता है तो उसकी नागरिकता समाप्त मानी जाएगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सरकार द्वारा नागरिकता छीने जाने पर
व्यक्ति की नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। तीसरा पॉइंट, यदि कोई भारतीय व्यक्ति विदेशों में लगातार 7 वर्षों तक रह चुका है तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त मानी जाती है। ठीक ना। अगला पॉइंट, यानी युद्ध के दौरान शत्रु देश का सहयोग करने पर आपकी नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। ठीक ना। तो ये नागरिकता से संबंधित आपके पॉइंट है। ये पॉइंट बार बार बना है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था, 1955 में पारित किया गया। ठीक ना। तो आज यहीं तक रहने दिया जाए। ठीक ना।